हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर। दोस्तों, पिछले क्लास में आप लोगों ने सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पे भी हम लोगों ने अर्थ की यानी पृथ्वी की चर्चा करी थी, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने अर्थ के बारे में 5-6 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो सारे पढ़े थे। वो इसलिए हम लोगों ने अर्थ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि अर्थ बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट से बिल्कुल ही अलग है। और अर्थ की स्थिति ये है कि अर्थ हमारा प्लैनेट है और अर्थ को सिर्फ आप 5 लाइन में नहीं पढ़ सकते, बल्कि पूरी की पूरी ज्योग्राफी ही अर्थ की ज्योग्राफी है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे तो अदर प्लैनेट्स की तरह अर्थ के बारे में 4-5 लाइनों में बात करी थी। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में बाकी वो डिटेल करेंगे जो बाकी प्लैनेट से अलग होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो ये टॉपिक है ये है अर्थ यानी पृथ्वी। और इसमें हम लोग अर्थ से रिलेटेड उसकी जो बायोडाटा है, एक एक इन्फॉर्मेशन है कि कब बना, उसके बाद जा कर के अर्थ हमारा कब बना, उसका साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी एज कितनी है, वो कैसे रोटेट करता है, कैसे रिवॉल्व करता है, उसके रोटेशन यानी घूर्णन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके रेवोल्यूशन यानी सूरज की परिक्रमा करने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें कैसे मौसम बदलते हैं, कैसे सीज़न बदलते हैं, कैसे टाइम बदलता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ की बायोडाटा ही कर लेते हैं, अर्थ का एक जनरल फीचर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थ की, तो सबसे पहले हम अर्थ यानी पृथ्वी की लिखेंगे एज ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आयु, ठीक है, पृथ्वी की आयु। अब देखो, जब अर्थ बना उसके बाद कई करोड़ साल तक तो अर्थ ठंडा होने में लग गया, कई लाख साल लग गए अर्थ को ठंडा होने में। जब ठंडा हो रहा था उसके बाद कई हजारों साल तक तो बारिश होती रही, उसके बाद जाकर के फिर ओशियंस बने, फिर जाकर के कॉन्टिनेंट बना, उसके बाद पहाड़ वगैरह सब बने। और अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ तो कुछ लाख पहले ही वर्ष पहले शुरू हुआ है अर्थ पे। तो हमें अर्थ की एज को जानने के लिए या पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए इसके सबसे पुराने चट्टानों को ढूंढना पड़ता है, इसके रॉक्स को ढूंढना पड़ता है। और उस रॉक्स की बात करें तो जैसे हम लोग किसी भी मरे हुए चीज़ जो होती है जिसको फॉसिल्स या जीवाश्म कहा जाता है, तो वो जो जीवाश्म होता है वो किसी मृत जीव का अवशेष होता है और उसको हम लोग कार्बन डेटिंग सिस्टम से, पद्धति से, या कहो तो कार्बन डेटिंग पद्धति ही उसको कहा जाता है, उससे हम लोग उसकी एज को ज्ञात करते हैं कि इसकी मृत्यु कितने साल पहले हुई होगी, यानी ये जीव हमारी पृथ्वी पे कितने साल पहले जिंदा रही होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो जीवों का तो विकास पृथ्वी के बनने के कई करोड़ साल पहले हुआ, तो उन जीवों से तो हम लोग पृथ्वी की आयु नहीं ज्ञात कर सकते। तो अर्थ की इसी जिस तरह से कार्बन डेटिंग सिस्टम होता है उसी तरह से एक और होता है डेटिंग सिस्टम, और वो होता है यूरेनियम डेटिंग। और यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किसी चट्टान के जो एंशिएंट रॉक्स होते हैं, पुरानी चट्टानें होती है, उन चट्टानों को भी देखते हैं और उसमें जो सबसे पुराने चट्टान को ढूंढा, जो अभी तक ढूंढा गया है, उस पुराने चट्टान की आयु के आधार पे उसकी जो यूरेनियम डेटिंग से जो एज निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर साइंटिस्टों का मानना है कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो लगभग 4.5 अरब वर्ष का हो सकता है। 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 अरब वर्ष का हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग के अनुसार हमारी पृथ्वी की जो आयु है वो 4.5 बिलियन वर्ष यानी अरब वर्ष होगा। ठीक है, ज़्यादातर साइंटिस्टों ने इस बात पे सहमति जताई है। ज़रूरी नहीं है कि इतना हो, या नहीं भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान इस मामले में इस आंकड़े पे सहमत होते हुए नजर आते हैं। ये तो हो गई अर्थ की एज की बात। ठीक है, अब पृथ्वी की आयु के बाद अगर हम देखें तो पृथ्वी की साइज की बात करते हैं। तो साइज ऑफ द अर्थ, साइज ऑफ द अर्थ, अर्थ की साइज को हम लोग 2 तरह से जांच सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। पृथ्वी का आकार,
पृथ्वी का आकार। तो देखो आकार को हम लोग दो तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये एक गोल है, ठीक है, ये गोलाकार है, एक गोला है। इस गोले की बात करें तो इसको आपको पता है कि ये जो बिल्कुल अर्थ के बीच से सेंटर से जा रही है, एक सर्कल बना रही है, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। आप लोगों ने स्कूल लेवल पे, बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा। अभी हम लोग उसके डिटेल में बाद में करेंगे, फिलहाल इस चीज़ को समझ लेते हैं। दूसरा, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और इसको कहते हैं साउथ पोल। तो एक सर्कल या एक वृत्त तो आपकी ये बन सकती है, इक्वेटर यानी पूरी भूमध्य रेखा। दूसरी वृत्त अगर आप बनाना चाहे तो एक सर्कल आपका बन सकता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। अगर आप बनाएंगे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो एक सर्कल ये बनेगा। तो ये जो सर्कल है इक्वेटर वाला, भूमध्य रेखा वाला जो एक वृत्त बनती है, इसको कहेंगे भूमध्य रेखीय परिधि। ये हो गया परिधि, इस गोले की परिधि है ये भी और ये भी। तो ये चूंकि भूमध्य रेखा से जा रही है देखो, तो इसको हम लोग कह सकते हैं भूमध्य रेखीय परिधि यानी इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस। तो देखते हैं ये कितनी किलोमीटर का बनता है साइज में। इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस, भूमध्य रेखीय परिधि। तो अर्थ का जो इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस बनेगा, भूमध्य रेखीय परिधि बनेगी, वो लगभग बनता है 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर, 75 दशमलव कुछ बनता है, लगभग इसको 76 हम मान सकते हैं। 40,076 किलोमीटर, ठीक है। तो पृथ्वी का एक आकार तो निकल के सामने आ गया कि इसकी जो परिधि है वो है 40,076 किलोमीटर, अगर हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर से इसको मापते हैं तो, ठीक है। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो एक सर्कल या एक परिधि हम यहाँ पे भी ऐसे बना सकते हैं, ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली, इसको कहेंगे ध्रुवीय परिधि यानी पोलर सर्कमफेरेंस। ध्रुवीय परिधि, ध्रुवीय परिधि यानी पोलर सर्कमफेरेंस। अब देखो क्या है, देखने में तो अर्थ आपका गोला लग रहा है, पूरी तरह से गोल लग रहा है। तो क्या ये परिधि दोनों बराबर है, पोल टू पोल भी, सर्कमफेरेंस और इक्वेटर? तो बिल्कुल बराबर नहीं है, बल्कि जब आप पोल से इसको ऐसे करके इस परिधि को मापोगे, एक सर्कल बनाओगे पोलर सर्कमफेरेंस, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा 40,076 किलोमीटर से, और ये होगा 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर, ठीक है। ये है 40,076 किलोमीटर, और ये जो देख रहे हो आप, ये है 40,076 और ये है 40,008 किलोमीटर। इसका मतलब होगा कि पृथ्वी देखने में तो गोलाकार है, और गोलाकार है भी हमारी पृथ्वी, लेकिन पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी यहाँ से उसकी चौड़ाई अधिक है और यहाँ से थोड़ी सी कम है। यानी ये एक ऐसा गोला होगा, हमारी अर्थ एक ऐसी गोला है या एक ऐसा स्फेयर है जो ऊपर से थोड़ा कम है, यानी ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है। यानी हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं होकर के एक दबे हुए संतरे की तरह है। दबा हुआ संतरा आप लोगों ने देखा होगा, उस संतरा की खूबी ये होती है कि वो पूरी तरह से गोल नहीं होकर के थोड़ी सी दबी होती है। तो ठीक हमारी अर्थ की भी यही स्थिति है कि हमारी अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि उसका पोलर सर्कमफेरेंस थोड़ा सा कम है इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस से। ऐसे कम होता है और ऐसे ज़्यादा होता है, यानी गोला तो है लेकिन गोला थोड़ा सा दबा हुआ है। तो कहने का मतलब कि जब हम लोगों ने अर्थ की साइज को मापा, अर्थ की सर्कमफेरेंस यानी पृथ्वी की परिधि को मापा, तो पृथ्वी की आकृति भी निकल के आ गई, यानी शेप भी निकल के आ गया। और शेप जो है हमारा अर्थ का, वो स्फेरॉइड नहीं होकर के, यानी गोलाकार नहीं होकर के क्या है, जियोइड है,
यानी एक ऐसा गोला जो ऊपर से थोड़ा दबा हुआ है, जिसके लिए दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक शब्द है अर्थ के लिए, इस गोलाकार को कहा जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड, यानी एक तरह से दबा हुआ गोला या पिचका हुआ गोला। और दूसरा जियोइड, इसी के लिए एक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है इस ऑब्लेट यानी पिचके हुए गोले के लिए, और वो शब्द है जियोइड। तो अर्थ की अब नेक्स्ट क्या होगी? शेप, यानी पृथ्वी की आकृति। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है पृथ्वी की आकृति और उसमें लिखा होता है जियोइड। तो जियोइड का मतलब यही हुआ, या ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब यही हुआ कि ये एक गोला तो है, लेकिन ये गोला पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, बल्कि इसका ये वाला भाग जो है वो ज़्यादा है और ये वाला भाग उसका कम है, और उसी के लिए जियोइड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आकृति। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। पृथ्वी की आकृति, शेप ऑफ द अर्थ। तो जो पृथ्वी की आकृति बन के आई, शेप जो बन के आई, वो आई जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसी को कहेंगे, हिंदी में भी इसको कहते हैं जियोड, जियोड, या फिर इसी को स्फेरॉइड। तो पृथ्वी की आकृति हमें कैसे पता चली? पृथ्वी की आकृति या अर्थ की शेप हमें तब पता चली जब हम लोगों ने अर्थ की साइज को मापा, और अर्थ की जब साइज को मापा तो पता चला कि इसका इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस ज़्यादा है और इसका पोलर सरकमफेरेंस यानी ध्रुवीय परिधि कम है और भूमध्यरेखीय परिधि ज़्यादा है। यानी गोल तो है लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं होकर के ये क्या है, थोड़ा सा चपटा हुआ या दबा हुआ गोला है, और उसी के लिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो शब्द है जियोड। ठीक है, इसका हिंदी भी जियोड ही होगा। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। ये एक सामान्य सूचना हो गई कि अर्थ की आयु ये है, अर्थ की साइज ये है, अर्थ की आकृति आकार ये है और अर्थ की आकृति ये है। उसके अलावा आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पे पूरे साल भर तक अर्थ या पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करता है, और उसके बाद अपनी धुरी पे यानी अपनी एक्सिस पे भी सूरज के साइड से होते हुए उसके विपरीत साइड की तरफ घूम जाता है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी में दो प्रकार की गति भी होती है, दो तरह के मोशन हमारे अर्थ की है। एक अपनी ही जगह पे घूम जाना सूरज की दिशा की तरफ, और फिर उल्टा उधर की तरफ पीछे। तो जब पीछे आती है जो भाग उसमें दिन होता है, और सामने की भाग जो सूरज की तरफ होता है वहाँ पे रात होता है। तो पृथ्वी की जो जो घूर्णन ये जो होती है, ये जो मोशन या ये गति होती है, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है रोटेशन यानी घूर्णन। तो पृथ्वी का अब हम लोग करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति, और पृथ्वी की गति में सबसे पहले हम लोग करेंगे रोटेशन यानी घूर्णन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अर्थ के मोशन में रोटेशन यानी घूर्णन। ठीक है, अब देखो यहां पे रोटेशन यानी घूर्णन, जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, जैसे भारत की बात करें, ठीक है, जैसे ये भारत आपको दिख रहा होगा, ठीक है, भारत से पूरब में चाइना है, चाइना से यहाँ पे जापान है। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि सुना होगा कि जापान में पहली सुबह होती है, फिर चाइना वगैरह सब में, फिलीपींस में, फिर इंडिया में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो हमारी है, और आपको पता है कि सूरज उगते या डूबते नहीं है, बल्कि क्या होता है,
तो ये होता है कि हमारी पृथ्वी ही घूम जाती है। तो पृथ्वी अगर घूम जाती है और सबसे पहले जापान में सुबह होती है, तो इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी जापान में, फिर चाइना में, फिर इंडिया में। तो इसका मतलब है कि ये भाग देखो, इधर को पश्चिम कहते हैं, इसको पूरब कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। जबकि हम लोग क्या समझ लेते हैं कि सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, हम लोग महसूस ये करते हैं। लेकिन वास्तव में ये होता है कि सूरज अपनी जगह पे होता है और हमारी जो पृथ्वी है वही पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, आ रहा है क्लियर समझ में? तो जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पृथ्वी किधर की तरफ घूम रही है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम, एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं आपको। देखो, हमारी जो अर्थ है, जैसे ये जापान है, तो जापान में सबसे पहले मान के चलो सूरज यहाँ है, तो सबसे पहले जापान में सुबह हो रही है, जापान के बाद चाइना, फिर इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब कंट्री। तो इसका मतलब है कि सूरज यहाँ पे है, यानी पूरब में है, अपनी जगह पे मान के चलो। तो पृथ्वी का ये भाग पश्चिम है, तो पृथ्वी किधर आ रही है? पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही है, यानी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट कर रही है। तो क्या लिखेंगे? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अब इस पश्चिम से पूरब की तरफ अगर पृथ्वी आती है तो देखते हैं रोटेशन रिजल्ट इन, यानी इस घूर्णन का क्या प्रभाव होता है। रोटेशन रिजल्ट इन, घूर्णन का परिणाम। इसी घूर्णन की वजह से हमारी पृथ्वी पे क्या होता है? डे एंड नाइट साइकिल। दिन और रात का चक्र। इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात का चक्र होता है पृथ्वी पे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भाग सूरज के पास होता है, सूरज के सामने होता है, वहाँ पे दिन होता है, और उसके बाद वही भाग जब पीछे की तरफ चला जाता है तो उसमें रात होता है, और जो पीछे वाला भाग सूरज के साइड में आ जाता है वहाँ पे दिन होता है। तो जो डे एंड नाइट जो हमारे अर्थ पे रोज हो रहा है, दिन और रात की जो चक्र हो रही है, साइकिल हो रहा है, उसके लिए हमारे पृथ्वी का जो रोटेशन है, पृथ्वी की वो गति जिसको हम लोग घूर्णन यानी अपनी धुरी पे घूमना कहते हैं, उसी की वजह से पृथ्वी पे क्या होता है? दिन और रात का चक्र होता है। उसके अलावा हमारी पृथ्वी पे जो हवाओं के डायरेक्शन में बदलाव होता है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, इसके लिए भी घूर्णन ही उत्तरदायी है। क्योंकि जब पृथ्वी हमारी घूमती है, ठीक है, पृथ्वी हमारी जब घूमती है तो एक बल प्रभावी हो जाता है, जिस बल को कहा जाता है कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस प्रभाव की वजह से क्या होता है? कोरियोलिस प्रभाव की वजह से हमारी पृथ्वी पे जो हवाएं हैं वो जो चलती है, वो हवा जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो पृथ्वी हमारी घूम रही होती है, जिसकी वजह से उसकी दिशा इधर उधर हो जाती है। और इस तरह से जो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ जो विंड है वो भी रोटेशन की वजह से होता है, यानी पवनों की दिशा में बदलाव किन वजह से हुआ? वो दिशा में जो बदलाव हुआ वो बदलाव हुआ अर्थ के रोटेशन यानी पृथ्वी की घूर्णन की वजह से। ठीक है, उसके बाद जाकर के अगर हम बात करें तो पृथ्वी के इस घूर्णन से और क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव ये पड़ता है
कि जो ओशियन करेंट्स होती है, समुद्री जो धाराएं होती है, जो सागर में धाराएं चलती है, गर्म धारा इधर की तरफ, ठंडी धारा इधर से इधर या ठंडी धारा इधर से इधर, तो उसकी भी जो दिशा बदलती है वो हमारी पृथ्वी के घूर्णन की वजह से बदलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट। समुद्री, सागरीय धाराओं की दिशा में बदलाव। क्या होगा? सागरीय धाराओं की दिशा में बदलाव, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओशियन करेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरी डे, यानी रोज़ जो हमारी पृथ्वी पे क्या होता है 12 घंटा 26 मिनट के बाद टाइड यानी ज्वार आता है। तो उस ज्वार अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे इसलिए आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी तब तक घूम जाती है। ठीक है, तो जो टाइड्स आते हैं और टाइड्स जो हर जगह पे अलग अलग टाइम पे आता है, उसके लिए भी हमारा अर्थ का जो रोटेशन है, पृथ्वी की जो घूर्णन है, वही उत्तरदायी है। तो अर्थ की इसी मोशन की वजह से हमारे अर्थ पे क्या होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे ये टाइड्स यानी ज्वार आते हैं। ये तो बात हो गई उस घूर्णन का प्रभाव। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो कितनी स्पीड से घूम रही है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। चलो, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्पीड ऑफ रोटेशन। घूर्णन की गति। स्पीड ऑफ रोटेशन यानी हमारी पृथ्वी पे जो अपनी धुरी पे घूम रही है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उसकी स्पीड क्या है? तो उसकी स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज़ आपको और थोड़ा सा समझना चाहिए जो रेलवे के एग्ज़ाम में आमतौर पर पूछा जाता है। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन कितना लगता है अर्थ को, यानी पृथ्वी जब अवधि, चलो अवधि यानी ड्यूरेशन, पृथ्वी को घूमने में लगता है अपनी जगह पे वापस जहाँ से यात्रा शुरू करता है वो लगता है अर्थ को 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको एक लाइन मान लूँ, ठीक है, एक लाइन मान लूँ और यहाँ से शुरुआत करूँ, यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ मान के चलो, और पृथ्वी के घूर्णन को ट्रेस करूँ, यानी अर्थ जो रोटेट कर रही है उसको ट्रेस करूँ, तो यही स्थान वापस इसी जगह पे घूम के जब पहुँचेगा तो वो जो टाइम होगा वो होगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 4 एग्जैक्ट 24 घंटा नहीं होता है, बल्कि उससे थोड़ा कम होता है। और आपको बता दूं कि हम लोग इसी को एडजस्ट करते हैं, और इसी को एडजस्ट करने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, अपने कैलेंडर को एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि कंप्लीट डे अगर हम देखें तो कंप्लीट डे 365 नहीं बनेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है। और अगर हम उसको 4 साल में एडजस्ट नहीं करें तो फिर बाद में हम कैलेंडर जिस उद्देश्य से बनाए हैं, यानी हमारा जो कैलेंडर जिस उद्देश्य से बनाया है उस गणना में दिक्कत होगी, और हर 40 साल के बाद 10 दिन की गणना गलत हो जाएगी हमारी, यानी
हम लोग कैलेंडर जिस चीज़ को काउंट करने के लिए बनाते हैं, चाहे वो डेट को काउंट करने के लिए, आगे के पीछे के डेट को, ठीक है, तो उसमें एरर आनी शुरू हो जाएगी और एक्यूरेसी नहीं रहेगी। और इसीलिए क्या होता है कि हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, और वो रेवोल्यूशन में आगे बताएंगे कि एग्जैक्ट 365 दिन नहीं लग जाता है, बल्कि थोड़ा उससे ज़्यादा लगता है। तो कुल मिला करके रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों एग्जैक्ट, ना तो रोटेशन 24 आवर का है और ना ही एग्जैक्ट जो रेवोल्यूशन है वो 365 डे का है। वो दोनों चीज़ें हम लोगों ने आर्टिफिशियल ढंग से खुद से एडजस्ट किया हुआ है। 360 डिग्री को डिवाइड करने के लिए 24 घंटे में डिवाइड बड़े आसानी से हो जाती है, इसीलिए उसको 24 घंटे हम लोगों ने मान लिया, और 365 को बड़े आसानी से 12 महीने में बांट देते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने 365 ले लिया। लेकिन वास्तव में रोटेशन भी एग्जैक्ट 24 घंटे का नहीं होता है, क्योंकि वो एक प्राकृतिक घटना है, और रेवोल्यूशन भी एग्जैक्ट 365 डेज़ का नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। अब देखो क्या है, तो ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लगा। ये तो हो गई ड्यूरेशन, ये तो हो गई घूर्णन की अवधि। ठीक है, स्पीड, और किस स्पीड से हुआ, 1670 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आरआरबी भोपाल में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल में एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी के घूर्णन की गति है हर स्थान पे बराबर, भूमध्य रेखा में अधिक, ध्रुव पे अधिक, इक्वेटर, ये क्या कहते हैं, कर्क रेखा पे अधिक, ऐसे करके इस टाइप से पूछा गया था क्वेश्चन। अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि घूर्णन की गति जो है कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, या हर जगह बराबर है। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे समझेंगे। अब देखो क्या है कि मान के चलो कि ये जगह है, ये देखो ग्रीनलैंड होगा, ये मान के चलो ये जगह है पैसिफिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन का एरिया है, मान के चलो ये साउथ अमेरिका का इलाका है। अब ये अगर यात्रा करना शुरू करता है तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये भी वापस पहुंचा, 360 डिग्री घूम गया, और ये भी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में वापस, यानी 360 डिग्री। ठीक है, ये भी जगह है, तो ये भी चूंकि सब साथ में घूम रहा है, तो ये भी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी लगभग 24 घंटे में ये भी पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा। तो घूर्णन तो सब जगह बराबर हो रहा है, यानी 360 डिग्री सब घूम जा रहा है। तो क्या इसका मतलब घूर्णन की गति सब जगह बराबर है? और यही सवाल अगर आप समझ जाओगे तो रेलवे के उस क्वेश्चन को समझ जाते और आंसर कर पाते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भले ही पृथ्वी का हर भाग 360 डिग्री घूम जाता है लगभग 24 घंटे में, ये भी उतना ही, और सब साथ में ही घूम रहा है, लेकिन सबकी स्पीड बराबर नहीं मानी जाएगी। कैसे नहीं मानी जाएगी, थोड़ा सा उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा इनको समझ लेते हैं। देखो कैसे। अब मान के चलो कि ये है बड़ा सा एक सर्कल बनता है, वृत्त, क्योंकि ये मोटाई बहुत ज़्यादा है, 40,076 किलोमीटर के। अगर कुछ किलोमीटर और आगे चले जाए तो ये तो छोटा सा सर्कल बना, मान के चलो ये 20,000 किलोमीटर का बना। कुछ किलोमीटर और जा करके एक सर्कल बनाए हम, तो ये भी बनेगा कितना, 10,000 किलोमीटर का, मान के चलो 10,000 किलोमीटर का बना सर्कल, राइट। तो 10,000 किलोमीटर भी जो है 360 डिग्री का ही है, और ये भी लगभग 24 घंटे में घूमा। 20,000 किलोमीटर का जो ये सर्कल बनेगा, ये भी लगभग 24 घंटे में घूमा, और 40,000 किलोमीटर का भी सर्कल 24 घंटे में ही घूमा। तो 40,000 किलोमीटर वाला जो सर्कल है उसकी प्रति घंटा रफ्तार क्या हुई, ज़्यादा हुई, तब तो 40,000 घूम गया 24 घंटे में, जबकि ये 24 घंटे में सिर्फ 20,000 किलोमीटर घूमा है। सर्कल तो बराबर है, डिग्री में 360 है, लेकिन किलोमीटर में तो ये उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। तो स्वाभाविक रूप से क्या हुआ, घूर्णन की गति या जो स्पीड ऑफ रोटेशन हुआ वो इक्वेटर पे ज़्यादा माना जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यही समझना है आपको, और यही क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था जो ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो क्या होगी, द स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर या भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घूर्णन की गति में कमी आती है। एक पॉइंट और नोट कर लेंगे आप लोग, द स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घूर्णन की गति में कमी आती है या कमी दर्ज की जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो फाइनली अगर हम नॉर्थ पोल पे आ जाए, उत्तरी पोल पे आ जाए, और एक व्यक्ति सीधे ऐसे करके खड़ा हो जाए तो वो सिर्फ एक चक्कर ही लगा पाएगा 24 घंटे में, यानी नॉर्थ पोल पे एग्जैक्ट अगर वो खड़ा है तो पृथ्वी धीरे धीरे यहाँ पे उसको घूमती हुई प्रतीक होगी। सबसे ज़्यादा रफ्तार कहाँ पे प्रतीक होगी, यहाँ पे, यानी जो गति होगी वो सबसे ज़्यादा होगी कहाँ पे, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पे स्पीड ऑफ रोटेशन सबसे ज़्यादा होगी।
तो ये हो गई आपकी यहाँ तक समझने वाली चीज़ थी। तो ये जो रोटेशन है अर्थ की, जो दो मोशन है, दो प्रकार की जो पृथ्वी की गति है, उसमें से पहली गति है रोटेशन। और उस रोटेशन में आप लोगों ने सबसे पहले देखा कि स्पीड ऑफ रोटेशन 1670 किलोमीटर 1607 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये अपने रोटेशन को पूरा कर रही थी, यानी जहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर रही थी वापस उसी जगह पे पहुँच जा रही थी। और जो स्पीड की, रोटेशन की स्पीड थी वो पोल पे ज़्यादा थी और पोल पे कम थी, और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पे ज़्यादा थी। तो ये तो हो गई रोटेशन की बातें, यानी घूर्णन की बातें। अब हमारी जो पृथ्वी है अपनी जगह पे घूमने के साथ साथ हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज की भी परिक्रमा कर रही है। कहने का मतलब है कि सन को अगर हम एक सेंटर मान ले, एक केंद्र मान ले, ठीक है, सन को अगर हम एक सेंटर मान ले, तो इस सेंटर के अराउंड हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, और किस ऑर्बिट से, एलिप्टिकल ऑर्बिट से, यानी एक अंडाकार मार्ग से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। कहने का मतलब है कि अर्थ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पे, यानी एक अंडाकार कक्षा से या कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और ये परिक्रमा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में है। ठीक है, और इसी में इसको लग जाता है 365 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा। तो अर्थ की जो अगली वो होगी, नेक्स्ट जो अर्थ की मोशन होगी, यानी पृथ्वी की जो दूसरी गति होगी, उसको हम लोग कहेंगे रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। किसकी परिक्रमा करेगी? सन की, यानी सूर्य के। रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर सन को सेंटर माने और अर्थ को यहाँ पे ले लें, तो हमारी जो अर्थ है एक एलिप्टिकल यानी एक अंडाकार मार्ग में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब बात करते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है, रेवोल्यूशन की रिजल्ट क्या होती है, यानी जो परिक्रमा करती है तो परिक्रमण का परिणाम क्या होता है। तो लिखेंगे कि रेवोल्यूशन रिजल्ट इन, रेवोल्यूशन रिजल्ट इन, परिक्रमण का परिणाम। ठीक है, रेवोल्यूशन रिजल्ट इन यानी परिक्रमण का परिणाम। तो सबसे पहला तो परिणाम ये होगा कि चेंज ऑफ सीजन्स यानी ऋतुओं में बदलाव। यानी ऋतुओं में परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन। तो जो मौसम बदलते हैं हर साल, उसका कारण क्या होता है? साल में हर महीने में थोड़ा बहुत जो बदलाव आते जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि पृथ्वी हमारी क्या कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है अलग अलग मार्ग से। कभी सूर्य से तिरछा एंगल बनाती है, कभी सूर्य से सीधे लाइन पे होती है। तो हमारी जो अर्थ घूमती है, देखो
जैसे मान के चलो कि हम लोग अगर इसको एक सेंटर मान ले, इसको सन मान ले, तो ऐसा घूमेगी अगर तो ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ऐसा घूम रही है और ऐसे घूमने की वजह से जो भाग पृथ्वी सूरज से सीधी रेखा पे आ रही है वहाँ पे गर्मी हो रही है, जो भाग तिरछी रेखा पे है सूरज से वहाँ पे सर्दियाँ होंगी। अगर घूम करके यही भाग पृथ्वी से सीधे सेंटर, अगर ये भाग अगर सन के सेंटर पे आ गई तो यहाँ पे गर्मी होगी। यही भाग घूम करके यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे ऊपर गर्मी होगी, यहाँ पे सर्दियाँ होगी। तो जो ऋतु में बदलाव आ रहा है वो अलग अलग एंगल की वजह से आता है, अलग अलग कोण की वजह से। कहने का मतलब ये है कि सूर्य जो है वो सेंटर में है और हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे नहीं घूम करके ऐसे घूम रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने मेले में एक झूला देखा होगा, जो झूला इस टाइप से झूलती है। उस टाइप की स्थिति की वजह से क्या होता है कि जैसे ये सूर्य है, मान के चलो, जैसे मान के चलो ये गोलाकार नहीं बन रहा है, चलो, और ये मान के चलो हमारी पृथ्वी है। तो अगर ऐसे घूमती तो हमेशा यहीं पे होती, तो गर्मी यहाँ पे होता, यहाँ पे सर्दी, यहाँ पे परमानेंट होता। ऐसा नहीं होता है। ऐसे घूमने की वजह से क्या होता है, तो कभी इस टाइप की बनती है और कभी इस टाइप की बनती है। यानी सन की सेंटर की लाइट कभी नॉर्थ पे ज़्यादा पड़ती है, साउथ वालों को तिरछा मिलती है, कभी इक्वेटर पे सीधा पड़ती है और कभी नॉर्थ पे सीधा पड़ती है। तो साल में अलग अलग सीजन में अलग अलग सूरज की जो सीधी किरणें आती है वो कई जगह पे तिरछी आती है, कई जगह पे सीधी आती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है इस हिसाब से। और यही कारण है कि ऋतु यानी सीजन में बदलाव आता है। इसको हम लोग आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखो क्या है, तो ऋतु में जो परिवर्तन हुआ, चेंज ऑफ सीजन्स, उसका कारण है पृथ्वी की परिक्रमण यानी सन के अराउंड सूरज की परिक्रमा करना, वेरिएशन इन द लेंथ्स। आगे अगर हम बात करें ऑफ डे एंड नाइट्स एट डिफरेंट्स, तो पृथ्वी पे जो दिन और रात की जो अवधि होती है वो हर जगह बराबर नहीं होती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में सुबह जब बहुत जल्दी सूर्य उगाते हैं, 5 बजे सुबह सूर्योदय कई क्षेत्रों में देखा जाता है और 8 बज जाते हैं कई बार सूर्यास्त होते हुए। सर्दियों में आपने देखा होगा कि सूर्योदय लेट से होते हैं, कई बार 7-7 बजे के बाद जाकर के आप देखोगे कि सूर्य देवता उगते हैं, और कई बार देखोगे तो शाम के 5 साढ़े 5 बजते बजते ही क्या हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। तो दिन और रात की जो अवधि में बदलाव आती है पूरे साल भर, किसी मौसम में दिन और रात बड़ा होता है, दिन छोटा, किसी सीजन में देखोगे तो दिन बहुत बड़ा होता है और रात छोटी होती है। वो जो बदलाव आता है वो भी सूरज के इसी एंगल या कोण की वजह से आता है। और वो जो एंगल इसलिए बनता है क्योंकि अर्थ जो है हमारा वो क्या कर रहा है, सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है एक तिरछे रास्ते पे, इस तरह से, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो वेरिएशन इन द लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स एट डिफरेंट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ठीक है, वेरिएशन इन द लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, यानी साल में, ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो साल में दिन और रात की अवधि में बदलाव। ठीक है, साल में दिन और रात की अवधि में बदलाव। आगे नेक्स्ट, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ विंड्स बेल्ट। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ विंड्स बेल्ट। नेक्स्ट अगर लिखना चाहो आप तीसरा पॉइंट तो लिख सकते हो इसको हम लोग उसमें समझेंगे, क्या कहते हैं उसको, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में। कहने का मतलब ये हुआ कि होता ये है कि जो हवाओं का बेल्ट होता है पृथ्वी का, प्रेशर बेल्ट, जैसे अगर पूरे साल भर सूरज अगर यहाँ पे सीधे सेंटर पे पड़े, अर्थ के केंद्र पे पड़े, तो यहीं पे लो प्रेशर होता। लेकिन होता क्या है कि कभी पृथ्वी घूम करके सूरज का जो सेंटर है उसकी लाइट डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही होती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, कभी यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, कभी, और इस पे तो साल भर ही लो प्रेशर रहता है। तो ये जो प्रेशर बेल्ट में बदलाव आता है, साल में अलग अलग जो दाब पेटियाँ बनती है और वो जो शिफ्ट करती है, आपको पता है कि इसी की वजह से भारत में मानसून आता है। जैसे ही मार्च के बाद सूर्य भूमध्य रेखा से ऊपर आना शुरू होता है तो नॉर्थ पोल के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तरी ध्रुव में, जहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पे सूरज गर्मियों में सीधी पड़ता है सूरज
सूरज की किरणें पड़ती है और यहाँ पे लो प्रेशर बनता है बेल्ट, और इसीलिए हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू होता है, जिसको आप मानसून कहते हो। तो ये जो लो प्रेशर बेल्ट में बदलाव आता है, खिसकाव आती है, उसका भी रीज़न जो है, उसका भी कारण जो है वो यही वाला क्या है, अर्थ का रेवोल्यूशन, यानी पृथ्वी की परिक्रमण की ही वजह से, अर्थ के रेवोल्यूशन की ही वजह से प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती जाती है, और पूरे साल भर जो ये दाब पेटियाँ है या प्रेशर बेल्ट है ये शिफ्ट होकर के ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, और इसी की वजह से साल में अलग अलग मौसमें बदलती है। उसके बाद जाकर के अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे रेवोल्यूशन के परिणाम हो गए, यानी रेवोल्यूशन इसी के कारण, यानी परिभ्रमण या परिक्रमण के ही कारण ये सारी घटनाएं पृथ्वी पे होती है। अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है, स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है। स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, परिक्रमण की गति। तो अर्थ जो हमारी है, हमारी जो पृथ्वी है, जब सूरज की परिक्रमा कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, आप लोगों ने देखा, और इस तरह से कर रही है, तो हमारी जो अर्थ है वो सूरज की परिक्रमा करती है, तो उसकी जो गति होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 लाख, ठीक है, 7,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1,07,000 किलोमीटर पर आवर, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। वो भी कैसी, इस तरह से तिरछे में, और वो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। इस गति से हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है, राइट। तो अब सवाल है कि कितना टाइम लगता है। अगर मान के चलो कि ये है सूर्य, ठीक है, ये मान के चलो सन, और ये है हमारी अर्थ, और ये है अर्थ का ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षा। तो अगर यहाँ से यात्रा शुरू करें तो वापस इसी जगह में पहुँचने में कितने टाइम लग जाएगा पृथ्वी को, राइट। यही क्या कहलाएगी, परिक्रमण की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ रेवोल्यूशन। तो देखते हैं यहाँ से अगर यात्रा करती है तो वापस यहाँ पे कितने में पहुँचती है। तो लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ रेवोल्यूशन, परिक्रमण की अवधि। हमारी पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूरज की, ड्यूरेशन ऑफ रेवोल्यूशन, तो वो एग्जैक्ट 365 दिन का अगर होता तो हमारा कैलेंडर हर साल 365 दिन का होता, ठीक है, पूरे साल में हर साल 365 दिन का होता। लेकिन उतने में नहीं पूरा करती है, बल्कि हमारे पृथ्वी को लग जाता है 365 डेज, 5 आवर्स, 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे। ये एग्जैक्ट याद रखना है। आपको एक चीज़ बता दूं कि मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके रोटेशन और रेवोल्यूशन को आपको ईयर में अगर याद है, डेज में याद है, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन और पृथ्वी की परिक्रमण, अर्थ की रेवोल्यूशन और अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन को आपको मिनट और सेकंड में भी याद करना है, क्योंकि ये डेटा सीधे सीधे उठा के पूछा जाता है और चारों ऑप्शन में मिनट और सेकंड रहता है। चारों ऑप्शन में डेज के साथ साथ मिनट और आवर, मिनट और सेकंड भी होंगे। तो आपको अर्थ के कम से कम इन्फॉर्मेशन को एकदम रट जाना है, फैक्ट्स याद करने लेना है। अगर मैं देखूँ प्रीवियस ईयर की बात करो तो स्पीड ऑफ रोटेशन ये बिहार पीसीएस में 2001 में पूछा जा चुका है। बीपीएससी में कितने गति से कितनी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करती है, कितना टाइम लगता है, ये सीजीएल 2015 में पूछा गया है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड एक ऑप्शन था, उसमें हर में मिनट और सेकेंड का ऑप्शन था। उसके बाद रेवोल्यूशन की बात करें, परिक्रमण की बात करें, तो परिक्रमण में भी कितना एग्जैक्ट
कितनी गति से कर रहा है, ये आईएएस के एग्जाम में 2006 में पूछा जा चुका है। कितना टाइम लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, ये सीपीओ के एग्जाम में 2016 में और बीपीएससी के प्री में 1996 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है। तो कहने का मतलब है कि अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन में आपको आवर, मिनट और सेकेंड भी याद रहना चाहिए। तो 365 दिन 5 घंटे, उसके बाद ठीक है 365 दिन 5 घंटे, उसके बाद 48 मिनट और 46 सेकेंड। ठीक है, कितना लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। 365 डेज 5 आवर 48 मिनट एंड 46 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पृथ्वी की, क्या कहते हैं उसको, रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण की अवधि। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई रेवोल्यूशन की अवधि, राइट। अब जाकर के देखो क्या रह गया है, अब जाकर के हम लोग अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो लीप ईयर। अब लीप ईयर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो क्या होता है कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगा, तो एक्स्ट्रा कितना लग गया, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। ठीक है, लगभग कितना हो गया, लगभग एक दिन का 6 घंटे होते तो एग्जैक्ट 24 घंटा यानी एक दिन का वो होता 1/4 होता। तो ये 1/4 तो नहीं है, पूरा तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है, यानी 0.25 डे जो है वो है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। अब लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा, अब इसको वेट करना तो है नहीं, हर साल अगर लगातार इसको वेट करेंगे 100 साल तक, तो उससे अच्छा है हम इसको क्या करेंगे, हर चौथे साल में इसको 0.25 मान लेंगे। तो 4 साल में अगर जैसे मान के चलो कि 2017 में हमने ले लिया, 2017 में 0.25 डे एक्स्ट्रा हो गया, 2018 में हो गया, डे होगा सॉरी, ठीक है। उसके बाद 2019 में और 2020 में। तो 2020 में क्या हो गया, चारों मिला करके क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट डे बन जाएगी। तो 2020 में 2020 का इंक्लूड करते हुए इन चारों को लेते हुए हम लोग एक डे एक्स्ट्रा बना लेंगे, और 2020 में जो साल होगा वो कितने का होगा, 366 दिन का होगा, 366 डेज का होगा। और फरवरी 28 नॉर्मल में 28 दिन का होगा, और जब वो चौथे साल जहाँ पे 366 दिन होगा तो फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 29 दिन की। और जिस साल 29 दिन की फरवरी होगी उस साल 366 दिन का साल होगा, और उस जो चौथे साल में जो इन चारों को जोड़ा जाएगा एक्स्ट्रा 0.25 को, उसको जोड़ते हुए एक कंप्लीट डे बनाया जाएगा, और उसी साल को कहा जाएगा क्या, लीप ईयर यानी लीप वर्ष। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो लीप ईयर से अगर हम बात करें तो 2020 आपका लीप ईयर है, ये साल आपका लीप वर्ष था, और अब जाकर के 2024 में लीप वर्ष होगा। एक चीज़ आपने और गौर करा होगा कि ये तो एग्जैक्ट 6 नहीं है, यानी कितना कम जा रहा है, लगभग 11 मिनट 14 सेकेंड, लगभग कितना कम हो जा रहा है, 11 मिनट और 14 सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे, 11 मिनट, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका भ्रम पैदा करेगा, और इसीलिए इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग कब, हर 100वें साल में जा कर के। और जो शताब्दी वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, यानी शताब्दी वर्ष में 29 दिन का फरवरी नहीं होगा, बल्कि अगर शताब्दी वर्ष में लीप ईयर पड़ेगा तो वो क्या होगा, वो 28 दिन का ही फरवरी होगा। ठीक है, और इस तरह से वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे ये पूरा मिनट मिला करके, और इस तरह से फिर हमारा कैलेंडर एरर फ्री हो जाएगा और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो
तो ये हो गया आपका रेवोल्यूशन। अब आगे ठीक है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑन 21 मार्च, 21 मार्च की स्थिति। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखो क्या समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है, मान के चलो इसको अगर हम एक वो मान लेते हैं, इसको हम सन मान लेते हैं, सूर्य मान लेते हैं, तो हमारी पृथ्वी इस तरह से नहीं घूम करके इस तरह से घूम रही है। ये है पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। और इस घूर्णन की वजह से क्या हो रहा है कि साल में कभी भी सन का सेंटर और अर्थ का सेंटर एक लाइन पे नहीं होता है, बल्कि अर्थ का सेंटर, सन का सेंटर कभी अर्थ के सेंटर पे होती है। अर्थ कभी नीचे आ जाने की वजह से सन का जो सेंटर होता है वो अर्थ की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कहाँ पे होता है, कर्क रेखा पे होता है, और कभी मकर रेखा पे होता है, ठीक है। तो साल में सूरज और पृथ्वी की जो वो बनती है, वो स्थिति ये बनती है कि सन और अर्थ एक लाइन पे नहीं होकर के सन अर्थ इस तरह से घूमता है, जिसकी वजह से कभी सन का सेंटर अर्थ के सेंटर पे होता है और कभी सन का सेंटर अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री पे होता है। कभी क्या होता है कि सन का जो सेंटर होता है उसकी लाइट सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री पे पड़ती है। यानी पृथ्वी और सूर्य कभी भी एक रेखा पे सीधी रेखा पे साल में सिर्फ 2 दिन ऐसा होता है कि सीधी रेखा पे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21 मार्च या 21 मार्च को स्थिति क्या बनती है। सन ओवरहेड ऑन इक्वेटर, सूर्य रेखा के ऊपर होता है, ठीक है। सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। डे एंड नाइट आर इक्वल, डे एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर। सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होगा और दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर। अब देखो इस स्थिति को समझ लेते हैं। ये देखो, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच में। सूरज कहाँ पे होंगे, बिल्कुल यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सूरज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सूरज का मतलब ये हुआ कि ये सन है
और सन का जो सेंटर है वो हमारे अर्थ के बिल्कुल बीच में पड़ रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा है। अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर पे खड़ा है तो सीधे सर के ऊपर सूर्य होगा। अगर भूमध्य रेखा पे सूरज होंगे तो देखो क्या होगा, भूमध्य रेखा पे अगर सूरज है सीधा पड़ रहे तो इसका मतलब होगा कि सूरज का जो भाग, इतना भाग एग्जैक्ट 90 डिग्री इतना पार्ट जो होगा वो सन से सीधी दिखाई देगा, और ये पार्ट भी यहाँ तक के लोगों को सन दिखाई देगा। यानी 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। यानी सन अगर यहाँ पे है तो एग्जैक्ट 90 डिग्री तक का जो भाग होगा वो सूर्य के किरणों का प्रभाव पड़ेगा। इधर भी 90 डिग्री यानी 180 डिग्री, और 180 डिग्री पीछे का वो भाग होगा जो अंधेरा होगा। अब क्या होगा कि जो भाग ऐसे करके सूरज के उजाले में आ जाएगा घूम करके, जैसे घूम करके, तो उसका जो जस्ट अपोजिट वाला पार्ट है वो सूरज से पीछे की तरफ चला जाएगा, यानी कि वो अंधेरा वाले में चला जाएगा। अगर कोई भाग इधर आ गया, सूरज के सामने आ गया, तो उसका जो जस्ट अपोजिट वाला पार्ट है वो अंधेरे में चला जाएगा। यानी सूरज का साइड जो होगा, सन साइड जितना पार्ट होगा हमेशा अर्थ रोटेट करती रहेगी, और उतना ही पार्ट क्या होगा, सन का लीवार्ड साइड यानी सन के विपरीत यानी पीछे वाला भाग भी होगा। तो आधा पार्ट होगा जहाँ पे प्रकाश होगा और आधा पार्ट होगा हमेशा जहाँ पे अंधेरा होगा। तो किसी भी जगह पे जितना बजे सूर्योदय होगा सुबह, ठीक है, उतनी ही बजे 12 घंटे में एग्जैक्ट सूर्यास्त भी हो जाएगा। यानी इक्वेटर पे हर जगह क्या होगा, सूर्योदय जितने बजे होगा उतनी ही बजे सूर्यास्त होगा। यानी एग्जैक्ट 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। तो क्या होगा, डे एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर। उस दिन क्या हो जाएगा, दोनों गोलार्ध में दिन जितना बड़ा होगा रात उतनी ही बड़ी होगी। यानी सूर्य के सामने का जो भाग जितना बड़ा होगा सूर्य के विपरीत वाला। तो दोनों गोलार्ध में उस दिन क्या होता है, 21 मार्च को सन इक्वेटर पे होता है, सूर्य भूमध्य रेखा के सीधा होता है, और उसकी वजह से क्या होता है उस दिन, तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है दोनों गोलार्ध में। दोनों हेमिस्फीयर में दिन और रात की अवधि बराबर होती है 21 मार्च को। अब नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। Position on 21 जून, 21 जून की स्थिति। इक्कीस जून की स्थिति, पोजीशन ऑन या 21 जून में स्थिति। अब देखो क्या होगा, जैसे अगर मान के चलो ये सन है और ये अर्थ है, तो होगा ये कि 21 मार्च को तो ये वाली स्थिति बनेगी, इधर की तरफ झुकी हुई 21 मार्च, राइट। अब देखो क्या होगा कि अर्थ हमारा ऐसे रोटेट कर रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो अर्थ हमारा जो है वो ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी थोड़ी नीचे आएगी, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे घूमने की वजह से 21 मार्च को ये स्थिति बनेगी, और एग्जैक्ट 3 महीने के बाद, 12 महीने घूमने में लगते हैं, तो 3 महीने के बाद 90 डिग्री घूमेगी और अर्थ हमारी आ जाएगी यहाँ पे, यानी थोड़ी सी नीचे। तो अब क्या होगा कि सन का जो सेंटर होगा वो अर्थ के सेंटर पे नहीं पड़ करके अर्थ के उस लाइन पे पड़ेगी, और उसी लाइन को कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। यानी ये वो इक्वेटर से 23.5 डिग्री जो लाइन होगी वहाँ पे सन सीधा चमक रहा होगा, और उसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज सीधा चमकने की वजह से क्या होगा कि सन का जो लाइट है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा दोनों हेमिस्फीयर में, बल्कि 23 1.5 पे होगा। तो इधर भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, और इक्वेटर से इधर वाले को कम मिलेगा। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे समर का सीजन होगा और यहाँ पे विंटर सीजन, क्योंकि सन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे समर होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंगल बनाने की वजह से विंटर सीजन होगा उस टाइम पे। तो 21 जो जून की स्थिति बनेगी, ठीक है, तो जो 21 जून की स्थिति बनेगी वो ये बनेगी कि सन ओवरहेड होगा कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी सूर्य कर्क रेखा के सीधे ऊपर होगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जितने भी कंट्री होंगे, कर्क रेखा के जितने भी देश होंगे, उन देशों में एक्सट्रीमली क्या होगा, समर होगा और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और आप भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले देश में है, आपको पता है कि भारत उन देशों में है जिन देशों में से कर्क रेखा बिल्कुल बीच से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भारत में भी आपको पता है कि जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज बिल्कुल सीधे चमक रहा होता है, सूर्य देवता सीधे चमक रहे होते हैं। कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कर्क रेखा के ऊपर होते हैं। तो सन की स्थिति क्या होगी, सन होगा ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होगा। अब देखो क्या होगा उसकी स्थिति में, उस स्थिति में ये होगा कि अगर सन इक्वेटर पे होता तो सन लाइट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता दोनों में, लेकिन सन तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी यहाँ पे सूरज देखो, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ से तिरछी लाइट आ रही है। तो यहाँ पे तो सर्दियों का मौसम है, यहाँ पे गर्मियों का मौसम है, और सूरज यहाँ होने की वजह से क्या है कि सन की जो लाइट होगी ना, वो सिर्फ इसके 90 डिग्री को ही कवर नहीं करेगा, सूरज की तरफ झुका भी हुआ है पृथ्वी, आपको पता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सन जो है वो सिर्फ 90 डिग्री कवर नहीं करेगा, बल्कि वहाँ के कुछ पीछे के जो भाग है वहाँ पे भी सूरज चमकेगा। यानी सूरज देवता जो है वो पीछे की तरफ सिर्फ 90 डिग्री नहीं लेंगे, बल्कि उससे थोड़ा और एरिया पीछे तक ले लेंगे, जहाँ पे सूरज की चमक दिखाई देगी, और इधर भी 90 डिग्री से ज़्यादा पे दिखाई देगी। यानी सन का जो शेडो एरिया है, डार्क जो एरिया है, जो अपोजिट पार्ट है जहाँ पे सन नहीं दिखता है, वो एरिया छोटा होगा, और जो सन का दिखने वाला एरिया होगा वो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। यानी उजाला वाला भाग जो होगा वो एग्जैक्ट 180 डिग्री का नहीं होगा, बल्कि उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसका परिणाम ये होगा कि ये 180 डिग्री का नहीं होगा, बल्कि छोटा होगा। तो अंधेरा वाला भाग छोटा होगा और उजाला वाला भाग जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा। अब देखो क्या है, अब अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो सवाल ये है कि उजाला में भी अंधेरा होगा और जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे भी उजाला होगा। तो अब होगा ये कि जैसे ये सूरज यहाँ पे है, और मान के चलो कि ये चाइना वाला पार्ट है, ठीक है, तो चाइना वाला पार्ट यहाँ से 90 से भी पीछे थोड़ा होगा, तभी उसमें सूर्योदय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आकार सर्कल छोटा बन रहा है, तो सूरज कवर कर लेगा उतने एरिया को। उसकी वजह से क्या होगा कि सूर्योदय यहाँ पे हो जाएगी, जबकि 90 डिग्री यहीं पे है, तो सूर्योदय हो गई। और इस भाग में सूर्यास्त कब होगा, अंधेरा कब होगा, जब इस 90 डिग्री को भी पार करके थोड़ा और पीछे चला जाएगा। यानी सूर्योदय जल्दी होगी और जो सूर्यास्त है वो बहुत लेट से होगी, जब यहाँ ही नहीं बल्कि और पीछे चला जाएगा यहाँ पे, तब सूर्यास्त होगी। तो इसका मतलब होगा कि किसी भी भाग में क्या होगा, दिन की अवधि जो ड्यूरेशन ऑफ द डे होगा वो लॉन्ग होगा, और ड्यूरेशन ऑफ द नाइट होगा वो होगा शॉर्ट होगा। तो क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस दिन क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो देश है इक्वेटर से ऊपर, उन एरिया में दिन की अवधि बड़ी होगी, और उस दिन सबसे बड़ी होगी क्योंकि सन सबसे नॉर्थ में होगा। इक्वेटर से ऊपर सन नहीं जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जो भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा पे 21 जून को पहुंचने के बाद क्या होता है कि पृथ्वी हमारी ऊपर आनी शुरू हो जाती है। ऐसे हम लोग कहते हैं कि सन दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, सूरज दक्षिण नहीं जाते हैं, बल्कि अर्थ ही हमारी ऊपर आनी शुरू हो जाती है, और हम लोग कहते हैं कि सूर्य दक्षिण जा रहे हैं। तो मान के चलो, लोग कहते हैं सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है, तो सूर्य दक्षिण की तरफ आना शुरू होगा एक तरह से, या पृथ्वी उत्तर की तरफ, जो मान लो आप। तो फिर क्या होगा, 21 जून के बाद क्या होगा कि सन इक्वेटर पे नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे अब फिर से ये
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं होगा, कर्क रेखा पे नहीं होकर के सूर्य धीरे धीरे फिर इक्वेटर की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। तो 21 मार्च से 21 जून को पहुंचते हैं कहाँ पे, ट्रॉपिक ये भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ पहुंच जाते हैं, कर्क रेखा यानी इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और 21 जून के बाद फिर से लौटना शुरू करते हैं और फिर जाकर के ये पहुंचते हैं 23 सितंबर को इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पे। तो जो ड्यूरेशन 3 महीना लगता है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे, कर्क रेखा से वापस भूमध्य रेखा में पहुंचने में फिर से 3 महीने लगेंगे। और 3 महीने लगेंगे तो उस दिन क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब 21 जून को पहुंचेंगे सूरज, तो उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो 21 जून में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन, सूर्योदय जल्दी और सूर्यास्त लेट से। अब देखो क्या होगा, इसी का अपोजिट होता है। कहने का मतलब है कि अलग से लिखने की जरूरत नहीं, समझने वाली चीज़ें हैं। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा, सूर्य ज़्यादा एरिया को कवर कर रहे हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य क्या कर रहे हैं, कम एरिया को कवर कर रहे हैं। देखो उसी दिन, तो इसका मतलब होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन दिन की अवधि छोटी होगी और रात बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य कम एरिया को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन बड़ा दिन होता है उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, अपोजिट वाला रिलेशन बनता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में उसी दिन क्या होता है, तो 21 जून को अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट नाइट है, तो इसका मतलब होगा कि उसी दिन सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब में जिन देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है, मकर रेखा जा रही है, उन सब एरिया में क्या होगा कि शॉर्टेस्ट डे होगी और लॉन्गेस्ट नाइट होगी, रात बड़ी होगी और दिन छोटी हो जाएगी, यानी सुबह लेट से सूर्योदय और जल्दी ही सूर्यास्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 21 जून की स्थिति। अब 21 जून के बाद क्या होगा, देखो 21 जून के बाद ये होगा कि सन अब इक्वेटर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अर्थ हमारी ऊपर आनी शुरू हो चुकी है, ऐसे घूम रही है। और ऊपर आकर के अर्थ कहाँ पे आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा देखो फिर से 3 महीने के बाद ये वाली स्थिति में, यानी अर्थ और सन फिर से एक लाइन पे, यानी पृथ्वी के सन सूर्य का जो केंद्र है, सेंटर है, वो सीधी सीधी कहाँ पे पड़ रही है, सेंटर की लाइट वो पड़ रही है इक्वेटर पे। और इस दौरान 90 डिग्री घूमी है, रिवॉल्व की है, 90 डिग्री परिक्रमा की है और 3 महीना लगा है। 12 महीने 360 डिग्री, तो 90 डिग्री यानी 3 महीना, और फिर से पहुंच गए दोनों एक लाइन पे। और ये पहुंचा है 3 महीना में, यानी कब, सितंबर में। कितने सितंबर को, तो ये पहुंच गए हैं ठीक है, ये पहुंच गए हैं 23 सितंबर को। तो लिखेंगे पोजीशन ऑन 23 सितंबर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस की बात करें अगर हम, ठीक है, तो 21 मार्च की जो स्थिति है, ठीक है, 21 मार्च की स्थिति है, इससे MPPCS में क्वेश्चन आया हुआ है 1995 में, MTS में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, किस दिन दिन और रात की अवधि बराबर होती है। उसके बाद जाकर के CGL 2015, CGL 2016 और SSC JEE 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 21 मार्च वाली स्थिति से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और 21 जून वाली स्थिति से क्वेश्चन UPPCS में 1992 में आ चुका है। उसके बाद जाकर के अगर हम बात करें तो रेलवे में 2012 में आ चुका है कि 24 घंटे का दिन 24 आवर्स ऑन नॉर्थ पोल, ये रेलवे में 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस पर भी हम बात करेंगे कि उत्तरी ध्रुव की क्या स्थिति होती है। तो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं पोजीशन ऑन 23 सितंबर।
23 सितंबर को सूर्य की स्थिति, ठीक है, 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति, ये एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है। यहां से 23 सितंबर की स्थिति लिख लो, सूर्य की स्थिति नहीं, 23 सितंबर की स्थिति। देखो 23 सितंबर को क्या बनेगा, 23 सितंबर को ये बनेगा कि सूर्य फिर से आ जाएंगे कहाँ पे, बिल्कुल भूमध्य रेखा पे, सन की सेंटर और अर्थ की दोनों एक लाइन पे, ठीक है। पृथ्वी हमारी फिर से क्या हुई, ऊपर आई, और सन एकदम से ओवरहेड, यानी कोई व्यक्ति अगर भूमध्य रेखा पे खड़ा है, सर इधर की तरफ है, तो उसके सर के ऊपर सूर्य होंगे। तो फिर क्या होगा, सन ओवरहेड ऑन इक्वेटर, सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर, डे एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर। दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर, या दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर। बराबर, ठीक है। तो ये वाली स्थिति बनती है कब, ये वाली स्थिति बनती है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, वो ध्यान ये रखना है कि साल में 2 दिन ऐसा होता है, ठीक है, साल में 2 दिन ऐसा होता है जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन साल में ऐसा होगा जिस दिन दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर होगी, और इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है इक्वेनॉक्स, ठीक है। इक्वेनॉक्स, इक्वेनॉक्स कहने का मतलब हुआ कि इक्वल डे एंड नाइट, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल, दिन और रात की अवधि बराबर, और उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है इक्वेनॉक्स, EQUINOX, इक्वेनॉक्स। इसमें से अगर हम बात करें, इस इक्वेनॉक्स की बात करें, तो इसमें से 21 मार्च को कहा जाता है वर्नल इक्वेनॉक्स, VERNALEQUINAX, वर्नल इक्वेनॉक्स 21 मार्च को होता है। और उसके बाद 23 सितंबर को वापस जब सूर्य फिर भूमध्य रेखा पे होते हैं, दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो उसको भी फिर से इक्वेनॉक्स ही कहा जाता है, लेकिन उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है ऑटोनम, AUTONM, ऑटोनम इक्वेनॉक्स, ठीक है। तो वर्नल इक्वेनॉक्स 21 मार्च, दिन और रात की अवधि बराबर, इक्वल डे एंड नाइट, और ऑटोनम इक्वेनॉक्स 23 सितंबर, दिन और रात की अवधि बराबर 23 सितंबर को, ठीक है। तो ये 2 इक्वेनॉक्स होते हैं साल में, जिस दिन क्या होता है कि दिन और रात की अवधि दोनों बराबर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज़ और समझना है आपको, और वो समझना ये है कि 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पे होते हैं, यानी एकदम से 23.5 डिग्री पे होते हैं, तो उसको कहा जाता है सोलेस्टाइस, और उस दिन जो होता है वो होता है समर सोलेस्टाइस। उत्तरी ध्रुव के अकॉर्डिंग ही पृथ्वी पे सारी चीज़ें डिसाइड हुई है, तो उस दिन उत्तरी ध्रुव पोल पे, उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ही अकॉर्डिंग हुआ है। क्योंकि आप देखो तो ज़्यादातर, अगर इसको हम इक्वेटर माने, तो ज़्यादातर जो सभ्यता है वो चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, उत्तरी अमेरिका हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपिंग हुई है वो इसी एरिया में हुई थी, और यहीं पे सारी की सारी मानव आबादी थी। ऑस्ट्रेलिया तो बाद में ढूंढा गया, अफ्रीका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, साउथ अमेरिका को बाद में बसाया गया है। तो कुल मिलाकर के इक्वेटर के नीचे इधर भी बहुत ज़्यादा सभ्यता नहीं थी, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं, तो सारी चीज़ें यहीं से हो रही थी, और जो गर्मी और सर्दी जो महसूस होती थी वो इसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने किया। तो 21 मार्च को जो वहाँ पे समर पड़ा, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म का ऋतु था, तो उसको कहा गया समर सोलिस्टाइस। और जब अगर हम बात करें 21 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं,
तो वहाँ पे विंटर पड़ जाती है, एग्जैक्टली एक्सट्रीमली ठंड का मौसम होता है, तो उस अवधि को 22 दिसंबर की जो अवधि होती है उसको कहा जाता है विंटर सॉलिस्टाइस। तो विंटर सॉलिस्टाइस जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है जब सूर्य मकर रेखा पे होते हैं, और जो समर सॉलिस्टाइस होता है वो 21 जून को होता है जब सूर्य कर्क रेखा पे होते हैं। तो समर और विंटर दोनों ही डिसाइड जो हुआ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ध्यान में रख करके उत्तरी गोलार्ध में लोगों ने डिसाइड किया था, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य कर्क रेखा पे थे तो उसको समर कह दिया गया, और जब उत्तरी गोलार्ध ये 22 दिसंबर को सूर्य कर्क रेखा से बिल्कुल अपोजिट यानी मकर रेखा पे होते हैं तो विंटर सॉलिस्टाइस उसको कहा जाता है उस दिन को। ठीक है, इतनी चीज़ के बाद अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसको समझने के बाद अब 23 सितंबर की बात करें तो 23 सितंबर को क्या हो गया, दिन और रात की अवधि फिर से बराबर हो गई दोनों गोलार्ध पे। अब देखो क्या होगा, तो सूर्य हमारा सबसे पहले 21 मार्च जैसे सूर्य है पृथ्वी हो गए, उसके बाद जाकर के थोड़ा सा नीचे आए यानी कब, ये हो गए 21 जून को, फिर दोबारा थोड़ा सा ऊपर आए तो फिर इक्वेटर पे आ गए, फिर कितना हो गया 23 सितंबर, और फिर 90 डिग्री जब घूमेंगे तो 90 डिग्री में सूर्य फिर से पृथ्वी ऊपर आएगा, और सूर्य का जो सेंटर होगा वो पृथ्वी के 0 पे नहीं होकर के 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी ये जो देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो सूरज सबसे पहले कहाँ पे थे, इक्वेटर में 21 मार्च को, उसके बाद फिर 21 जून को यहाँ पहुँच गए, कहाँ पे, कर्क रेखा पे, लौट के 23 सितंबर को वापस फिर आ गए भूमध्य रेखा पे, और फिर वापस कहाँ आ जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यानी मकर रेखा पे, और ये होगा 22 दिसंबर को, और फिर 3 महीना लगेगा उनको इक्वेटर से ट्रैवल करके 23.5 डिग्री कहाँ पे पहुँचने में, मकर रेखा में। तो देखते हैं 22 दिसंबर को क्या स्थिति बनती है। 22 दिसंबर को पोजीशन ऑन 22 दिसंबर, बाईस दिसंबर की स्थिति। बाईस दिसंबर की स्थिति, सन ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सूर्य मकर रेखा के ऊपर होगा। सूर्य मकर रेखा के ऊपर, लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सन होंगे, जो सूर्य देवता होंगे, वो होंगे इस पोजीशन में, जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पे नहीं होकर के होंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी पृथ्वी जो हमारी है वो यहाँ पे होगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि सन का जो सेंटर लाइन है वो उससे जो किरणें आएगी वो पड़ेगी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के आसपास मकर रेखा पे, और उन क्षेत्रों में भयंकर गर्मी होगी दिसंबर के महीने में। जबकि यहाँ से क्या होगा कि तिरछी लाइट पड़ेगी नॉर्थ में, और उत्तर में भारत जैसे देश होंगे जहाँ पे उस समय सूरज की तिरछी लाइट पड़ने की वजह से यहाँ पे सुबह लेट से होगी और शाम जल्दी हो जाएगी, और इस तरह से यहाँ पे सर्दियों का मौसम होगा और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होंगे। और जो ऋतु परिवर्तन है वो इसी कारण से होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण यानी परिक्रमण की वजह से होता है।
तो सूर्य मकर रेखा के ऊपर होंगे और मकर रेखा पे होने की वजह से सूर्य की स्थिति ये होगी, तो सूर्य की जो लाइट है वो पीछे तक यहाँ तक चली जाएगी और यहाँ तक भी चली जाएगी। तो सन का जो लाइट वाला एरिया है वो ज़्यादा होगा, यानी दिन बड़ी हो जाएगी, किसी भी क्षेत्र में दिन बड़ी होगी, और जो अपोजिट वाला पार्ट है, जो नाइट वाला पार्ट है वो छोटा होगा। तो दिन की अवधि छोटी होगी, बड़ी होगी दक्षिणी गोलार्ध में, और रात छोटी हो जाएगी। तो उस दिन क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में डे बड़ी हो जाएगी और नाइट छोटी हो जाएगी। तो अगर मकर रेखा में ये स्थिति बनती है कि दिन बड़ी होती है अगर दिसंबर में और रात छोटी होती है, तो कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि उस दिन जो दिन होगी वो छोटी होगी और रात क्या होगी, लंबी होगी, अपोजिट रिलेशन बनेगा। और इसी सीजन को कहा जाएगा विंटर सॉलिस्टाइस। कहने का मतलब है कि उस समय भयंकर वाली ठंड वाली स्थिति होगी उत्तरी गोलार्ध में, दिसंबर का महीना होगा। और चूँकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही हम लोगों ने, उत्तरी गोलार्ध से ही पृथ्वी पे इन चीज़ों को डिसाइड किया था, और उस दिन सर्दियों का मौसम होता है और उसको कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस दिन उसको कहते हैं हम लोग विंटर सॉलिस्टाइस। ठीक है, तो विंटर सॉलिस्टाइस जो होगा वो 22 दिसंबर को होगा, और 22 दिसंबर के बाद फिर से हमारी पृथ्वी क्या होगी, तो फिर से हमारी पृथ्वी अगर देखें तो ऐसे करके नीचे आना शुरू होगी, और जैसे नीचे आएगी तो फिर से दोनों एक लाइन पे हो जाएगी। तो पूरे साल भर की जो स्थिति है वो ये बनती है कि जो यात्रा शुरू होती है 21 मार्च से, तो 21 मार्च को दोनों एक लाइन पे होते हैं, पृथ्वी और सूर्य। 21 मार्च के बाद स्थिति ये होती है कि पृथ्वी थोड़ी नीचे आती है, फिर उसके बाद जाकर के और नीचे आती है, फिर पृथ्वी बराबर पे आती है, और फिर पृथ्वी हमारी ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और यही कारण है कि साल में गर्मियों और सर्दियों का मौसम होता है। यानी पृथ्वी हमारी अगर इस तरह से घूमती तो कभी भी पूरे साल भर में एक ही मौसम होता, ना तो सर्दियों का मौसम होता ना गर्मियों का मौसम होता, बल्कि हमारी पृथ्वी इस तरह से घूम रही है जिसकी वजह से कभी सीधी किरणें पड़ती है, कभी तिरछी पड़ती है। जब सीधी किरणें पड़ती है तो गर्मियों का मौसम होता है, जब तिरछी किरणें पड़ती है तो सर्दियों का। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करती है सूर्य की, और साल में हर 3 महीने में उसकी पोजीशन बदल जाती है। तो 360 डिग्री घूमती है, तो हर 3 महीने में जब 90 डिग्री घूम जाती है तो स्थिति में बदलाव आता है। 21 मार्च, 21 जून, फिर वापस 23 सितंबर, और फिर 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर के बाद फिर से 21 मार्च। तो कुल मिलाकर के 12 महीने का ये चक्र होता है जिसमें सूर्य की स्थिति में बदलाव आती है। और साल में सूर्य 4 स्थानों में परिवर्तन करती है अपने आप को। साल में 2 बार भूमध्य रेखा में होती है, एक बार कर्क रेखा के ऊपर और एक बार मकर रेखा के ऊपर, और यही कारण है कि ऋतुओं में बदलाव आता है। तो कुल मिलाकर के ये है हमारा सन की स्थिति, यानी कि जो हमारा रेवोल्यूशन है, पृथ्वी की जो परिक्रमा कर रही है सूर्य की, उसका ये सारा कुछ प्रभाव होता है। और ये है हमारे अर्थ का सेकेंड मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है रोटेशन, और रोटेशन में आप लोगों ने देखा कि जो पृथ्वी अपनी जगह पे, धुरी पे घूमती है, उससे दिन और रात में परिवर्तन होता है। और पृथ्वी जब अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है तो इससे ऋतुओं में बदलाव आता है। तो कुल मिलाकर के दोनों प्रकार की पृथ्वी की गतियों से ही हमारी पृथ्वी पे ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। दिन और रात के परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन यानी अपनी धुरी पे घूमने की वजह से, और जो ऋतुओं में बदलाव आ रहा है वो पृथ्वी अपनी कक्षा पे सूर्य की परिक्रमा करने की वजह से। तो कुल मिलाकर के ये है दोनों मोशन हमारे अर्थ का, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, और उससे पड़ने वाला ये सारा का सारा इम्पैक्ट। ठीक है, अब जाकर के अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब जाकर के